हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं कारवां। कला को कला तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो देखने का नज़रिया न बदल दे, सोचने के मापदंड न बदल दे, सुनने की तहजीब न बदल दे और बोलने का अंदाज़। हो सकता है ये शर्तें काफ़ी नए हों, लेकिन जो कलाकार ये सब कुछ कर सकता है उसे देखा भी जाता है, सुना भी जाता है और गुनगुनाया भी जाता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने न केवल ये मकाम हासिल किया है बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। बाय प्रोफेशन एक लिरिसिस्ट हैं और सिंगर भी हैं और नाम है राहगीर। सर बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच सुभाष, अच्छा लग रहा है बातें करके। इतना बड़ा इंट्रो दे दिया यार, मुझे तो पता भी नहीं चला मेरे बारे में बात हो रही है। और कैसे? बस बढ़िया। आपको जब भी सुनता हूँ तो एक चीज़ दिमाग में आती है सबसे पहले कि नाम राहगीर क्यों? राहगीर यार एक बार मैं ऐसे कोई पोइट्री पढ़ रहा था और वहाँ पे आया राहगीर मेरे सामने। और दूसरी बात ये भी कि जिस तरह के मेरे गाने हैं, जिस तरह की बातें मैं करता हूँ, करना चाहता हूँ, वो जो है वो किसी सरनेम या किसी धर्म से, इन सब चीज़ों से हटके है। और इन चीज़ों से मुझे कोई खास इतना, मैं इनसे जुड़ाव महसूस भी नहीं करता। और राहगीर जो है एक इसलिए भी क्योंकि मेरे को एक घुमक्कड़ी कलाकार बनना था, घूमना फिरना था, ज़िंदगी दुनिया देखनी थी। तो राहगीर एक ऐसा शब्द मुझे लगा कि मेरे राइटिंग्स से तो मैच खाता ही है, मेरे घूमने फिरने से भी मैच खाता है। और कहीं ना कहीं एक किसी लेबल के बिना है, जैसे कोई सुन के कोई उसके मन में पहले से कोई ऐसे थॉट नहीं आएगा कि ये बंदा, धारणा नहीं बनी। हाँ वही। और पता नहीं, ऐसे ही बढ़िया लगा, मैंने कहा यार ये नाम से जाना चाहिए मैं। हाँ। गोविंद सिंह जी राठौड़ की एक लिरिक्स थी कान्या मान्या को जी, उसको आपने गाया। हाँ। मैंने इस गाने को पहले सुन रखा था जी आकाशवाणी पे सुना था, बहुत छोटा था तब सुना था। बिल्कुल। कालूराम जी प्रजापति एक जी सिंगर हैं, अगर हाँ, आप हाँ, जानते हैं तो। पता है वो गा रहे थे उसको, जी। तो वो अच्छा लगा। फिर बाद में कुछ दिनों पहले इसको यूट्यूब पे सर्च किया तो यूट्यूब पे भी इसकी एक रिकॉर्डिंग पड़ी है। रिकॉर्डिंग पड़ी है। बाद में जब आपसे इंट्रोडक्शन हुआ तब वो सुना तो वो अच्छा लगा। आपका एक्सपीरियंस इस गाने के बारे में? ये मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि ये गाना मैं गाऊं, ये गाना बनाऊं, है ना, या ये गाना चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरे एक दोस्त है करमवीर, है ना, जो मेरे साथ टूर पे भी गया था, बंजारी रूह। तो उसके यहाँ बीकानेर के बाहर झोंपड़ी है उनकी, नौखा में। तो मैं कई बार वहाँ जाता हूँ, कभी 5-5 10 दिन पड़े रहते हैं हम लोग, कुछ गाने सुनते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये गाना उसने मुझे सुनाया पहली बार। हम लोग के आपस में कुछ पुराने गाने मैंने डिस्कवर किए तो मैं उससे शेयर करता था, वो मुझसे करता है ना। तो उसने मुझे ये सुनाया और मैं कहा अरे यार ये तो बहुत मस्ती वाला गाना है, समझ रहे हो। तो मैं उसको ऐसे ही सुनता था मेरी मस्ती में ही, ऐसे कुछ। और मैं तो कवर्स रिलीज़ भी नहीं करता, मोस्टली अपने गाने ही गाता हूँ। तो ये फिर हिमाचल में मैं उस टाइम पे पालमपुर में अपने दोस्तों के साथ था और वहाँ बैठ के से हम जैमिंग कर रहे थे और बजाते बजाते उसी रिदम पे ये गाना भी मेरे दिमाग में आया और बड़ा फन गाना था। मैं कहा मज़ा आएगा, तो मैंने वहाँ पे ऐसे इसको गा दिया और उसी का एक रील ऐसे ही इंस्टा पे डाला और कैसे वो उठ गया, नोबडी नोज़। बस यही है कि उसकी वजह से बड़ा मुझे एक जो धक्का चाहिए होता है ना बंदे को, वो मुझे मिला। और गोविंद सिंह जी का तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इवन उनसे मिलना भी हुआ मेरा, मैं उनसे मिला था जयपुर जाके, उनके घर पे मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत खजाना है उनके पास। टूर आप करके आए हैं, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं। मेन इसका जो रीज़न पर्पस था वो क्या था? ये अभी जो हमने टूर किया था, ये सैंड ट्यून्स प्रोजेक्ट ऐसे नाम दिया था हमने। तो इसमें क्या, हम लोग 4 लोग थे, मैं एक बीकानेर वाला सौरभ, कर्मवीर और विशन। तो ये जो टूर था इसके 2 पहलू थे। एक तो ये कि हम कुछ नया सुने, नए नए लोगों से मिलें, नया सीखें, समझ रहे हो। ऑब्वियसली कोई भी यात्रा आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देती है और इस टूर का यही था कि नए लोगों से मिलेंगे, नई नई जगह जाएंगे, नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो कुछ लिखने को और नया मिलेगा, है ना। और दूसरा ये था कि जो अब तक हमने सीखा है, जो अब तक मुझे आता है, हमको, सौरभ को आता है, सबको जो आता है वो हम शेयर भी करते जाएंगे, नया उठाएंगे भी, पुराना शेयर भी करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने हर शहर में, कई गाँव में हमने महफिलें लगाई। एक दिन पहले अपलोड कर देते थे, इस पार्क में आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, लोग आ जाते थे और हमने खूब गाने गाए 2-2 3-3 घंटे हर जगह पे। तो इस टूर का असली मकसद यही था कि यार एक तो अपना राजस्थान हम देखें और अच्छे से देखें और राजस्थानी गाने लोगों को सुनाएं,
कुछ नए नए हमको पता चला। कई लोग हमको बताते थे कि ये इसको पढ़ना, इसको सुनना, ये भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही कई बार कोई चीज़ जहाँ हैपन होनी होती है वो वहीं होती है, समझ रहे हो। जैसे आपने आज मुझे बताया किसी शायर के बारे में, जैसे अब्बास भाई के बारे में, तो कोई चीज़ें अब आपसे मिला तो मुझे वो चीज़ पता चली, समझ रहे हो। कई बार ऐसा होता है किसी से मिलने पे वो चीज़ सामने आती है। इट वाज लाइक कि लिखा हुआ है कि उस बंदे से मिलेंगे और ये बात बताएगा और उसके ज़रिए आप इससे मिलोगे, है ना। तो इस तरह से समझ लो कि इस तरह से लोगों से मिलना और उनसे काफ़ी नई चीज़ें सीखना, ये एक बड़ा उद्देश्य था इस टूर का। इंटरव्यू हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कला पे बात की थी सबसे शुरू। आपका इंट्रोडक्शन एज ए कलाकार दिया था, तो कला की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? म्यूज़िक और सिंगिंग के बारे में तो बताएं, और मोस्टली सबसे ज़्यादा राइटिंग के बारे में क्यों? यार हम बचपन से ही आपको पता है हम लोग फोक म्यूज़िक वगैरह सुनते आते हैं। हमारे वो पहले कन्हैया कानूड़ा वाले गाने सुनते थे, भोपे आते थे, है ना। तो बचपन से ही एक म्यूज़िक की तरफ, तो म्यूज़िक तो चीज़ ही ऐसी है, मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे भी जिनको बोलना भी नहीं आता वो भी म्यूज़िक सुन के थोड़ा झूम जाते। और रही बात की, मेरे को थोड़ा बचपन से भी शौक़ है पढ़ने का, किताबें वगैरह। मेरे को याद है अभी भी मैं जब मैं 7वीं 8वीं में भी होता था तो भी मैं जैसे 9वीं 10वीं वालों की किताबें लेके पढ़ने लगता था, जो कहानियों की किताबें होती थी, मोस्टली हिंदी की जो होती थी। तो शुरू से ही पढ़ने वढ़ने का शौक़ था और लिखना इतना नहीं था। बट जब कॉलेज गया उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमने फील की, हमने उसको लिखा, जैसे भी अपनी तरफ से। दिल टूटने से इंसान कलाकार दिल वाला नहीं यार, दिल भी हाँ, वो है, वो एक उम्र होती है भाई, और वो ज़रूरी भी है। और आई थिंक पूरी ज़िंदगी रहता है ये, इसकी क्या ही उम्र मोहब्बत की क्या। तो वहीं से मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया और बस फिर क्या खूब लिखा, काफ़ी गाने, उनको गाने भी बनाए। आता नहीं था कुछ भी, सुरताल वगैरह, गिटार विटार कुछ नहीं, बट एक होता है ना कि मन ही मन में कि इसको ऐसे गाएंगे ना ना ना, तो ऐसे सोच के मैं लिखता था। फिर सोचा क्या करें इनका, अब लिख तो लिया। तब तक ऐसे करते करते जॉब लग गई। फिर जॉब करते करते लगा कि यार मैं तो घूमना चाहता हूँ, गाने गाना चाहता हूँ। तो फिर गिटार ख़रीदा, फिर सीखा। मतलब ऐसे कुछ सोचा नहीं लाइफ में ज़्यादा कि यही करेंगे, यही करना है। ये समझ लो कि पता नहीं, लगता है जैसे इसने मुझे चुन लिया है कि भाई आजा इधर आजा। वही है। मतलब एकदम से जॉब को छोड़ देना और इस फील्ड में आ जाना, कोई तो ऐसा क्षण रहा होगा? अब जब मैं सोचता हूँ तो ऐसे बहुत ड्रामेटिक तो कोई ऐसा क्षण नहीं था, लेकिन आई थिंक वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। ये समझ लो कि लिखता हूँ, मन ही मन है वो इच्छा कि यार क्या करें इनका, समझ रहे हो। आप भी इतना अच्छा लिखते हो, आप भी सोच रहे होंगे क्या करें इनका, समझ रहे हो, क्या करें इनको, गाएं, इनको लिख के छपवाएं, कहीं पे जाके सुनाएं लोगों में, तो कैसे, कहाँ, कौन सुनेगा, समझ रहे हो। सबसे एक इतने लोग हैं जो इतना प्यारा लिखते हैं, इतना कोई प्यारा ड्रॉ करता है, बट क्या करें इसका, समझ रहे हो। वो जो खजाना उनके पास है जो अंदर भरा पड़ा, क्या करें उसका। तो आई थिंक वो उसके लिए थोड़ा सा वो चाहिए होता है कि अपने को निकलना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक एक टाइम के बाद लोग आप तक पहुंचने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एहसास दिलाना पड़ेगा ना कि हम हैं, हमारे पास एक खजाना है। जिनको वो चाहिए होगा आएंगे आपके पास, लेकिन उनको पता भी तो चले कि आपके पास है। तो उसके लिए आपको निकल के जाना पड़ेगा लोगों तक। तो कहीं ना कहीं उसके लिए अब आप ऑफिस में सारे दिन काम कर रहे हो तो आप कहाँ पहुँचोगे लोगों में। तो एक कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना पड़ता है ना कि ये करना है, समझ रहे हो। अगर आप ऑफिस में जॉब करके खुश हो तो बेस्ट है, वो खुश है आप तो उसमें ठीक है। बट अगर आपको वहाँ पे आके एकदम कचोट रहा है कि यार मैं ये क्या करूँ, तो फिर तुमको वहाँ से निकलना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो मुझे भी लगता है यही कि मैं करते हुए मेरा दिल कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ज़्यादा था। और एक टाइम पे ऐसे सोचा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कुछ नहीं बनेगा, नहीं गुजारा कर पाएंगे तो कोई और काम कर लेंगे। पढ़े लिखे नौजवान हैं, नहीं पढ़े लिखे हों तो भी हाथ पैर सलामत है, कुछ तो काम करके खा सकते हैं। कुमार विश्वास को सुन रहा था, अच्छा, तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग की हुई है। तो वो इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ के आए। तो उनकी जो बहन थी वो कोई बड़ी ऑफिसर थी, तो उन्होंने कहा कि तू छोड़ के आ गया, इतनी अच्छी खासी कॉलेज थी। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि किसी की दरवाजे पे जाके 2 कविताएं सुना दूंगा तो कोई ना कोई रोटी तो दे ही देगा। इतना महान देश तो है ही मेरा। हाँ, तो आई थिंक सही बात है। वही अप्रोच भी चाहिए होती है कि यार मैं ये काम करते हुए चाहे गरीबी में जी लूँ,
समझ रहे हो, चाहे मुश्किलों में जी लूँ, बट मेरे को ये काम करते हुए अगर मैं मुश्किल में भी रहूँगा तो मेरे को लगेगा कि ठीक है सब, हाँ। तो उसकी भी बात सही है। और दूसरी बात, देश महान देश है मेरा, आई थिंक ये तो पूरे दुनिया का कॉमन रूल है कि आदमी कुछ ना कुछ करके अगर उसमें, हाँ, उसमें अगर है वो बात, इच्छा है, और इंसानियत ही ऐसी है यार कि अगर आप दिल से कुछ काम कर रहे हो तो लोग बहुत हेल्प करते हैं। मेरी तो बहुत की है। आज आपके सामने मैं लोगों को बातें बता पा रहा हूँ, ये सुना पा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि रास्ते में जब मेरे मुश्किल टाइम थे तो मुझे बड़े लोगों ने हेल्प की, बड़े लोगों ने सपोर्ट किया। ज़ुबैर अली ताबी साहब का एक शेर है कि दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा तो एक दरख्त के साए में आके बैठ गया। हाँ हाँ, क्या बात। और आपने कहा है कि फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है। कहने का अपना अपना अंदाज है, बिल्कुल। लेकिन जो बात है वो एक ही पॉइंट पे जाके ठहर रही है, वो भी प्रकृति के साथ जो इंसान ज्यादती कर रहा है उसकी ओर इशारा कर रहा है, और आपने भी उसी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। तो वो जो पीड़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बताने। जैसे आपने कहा कि बात वही है, कहने के अंदाज अलग है, और यही है आई थिंक जो भी हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत लोग कह गए हैं। वो बात यहाँ आ जाती है कि उस पीढ़ी को आप कैसे समझा रहे हो। वो आज से 500 साल पहले ये बात किसी ने कैसे कही होगी। अपना चिपको आंदोलन हुआ था, अगर आपको पता हो, खेजड़ली में, तो वो भी तो यही है। पोइट्री की ज़रूरत ही नहीं, वो कहानी अपने आप में एक इन चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन है। तो मुझे लगता है कि हर दौर में लोग अपने अपनी तरह से चीज़ें कहते हैं, बातें तो वही हैं। और इसके पीछे ये है कि यार मुझे बड़ा प्यार है इन पौधों से, पुराने पेड़ों से रहता है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ लगा दिए हैं लाइफ में, मैं वैसा उतना नहीं कर पाया अभी, लेकिन कुछ अपने आसपास पेड़ में लगाए हैं और लगाऊंगा धीरे धीरे। और मेन बात यह है कि एक कलाकार है, एटलीस्ट हम पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को, समझ रहे हो, कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत लग रहा है मुझे, अब बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। ऐसे भी नहीं कि मेरे को बहुत दुनिया बदलनी है या मेरे को बहुत वो जनरेशन की आवाज़ ये वो भी नहीं, लेकिन मेरे को जो फील हो रहा है इस दुनिया में, समझ रहे हो, मेरे को क्या फील हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, वो मैं कहता हूँ। और इसके पीछे भी वही था कि घूमने फिरने जाते हैं, देख रहे हैं पेड़ कट रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कि यार वहाँ पे नेचर एंजॉय करेंगे, वहाँ जाके देख रहे हैं तो उधर बुलडोजर चल रहे हैं, उधर जेसीबी चल रही है, घर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक दिमाग में आ जाता है ना। तो बस वहीं से वो विचार जन्मा और लिख दिया हमने। थोड़ा सा गुनगुना के सुना दीजिए। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में। जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, ओ मर जाए तो सड़ने को ज़मीं चाहता है, आदमी चूतिया है। काट के सारे झाड़ वाड़ मकान बना लिया खेत में, सीमेंट बिछा कर जमीन सजा दी, मार के कीड़े रेत में, लगा के पर्दे चारों ओर, कैद है चार दीवारी में, मिट्टी को छूने नहीं देता, मस्त है किसी खुमारी में, मस्त है किसी खुमारी में। और वही बंदा अपने घर के आगे नदी चाहता है, आदमी चूतिया है। और मैं ये गा रहा हूँ अपने खेत में, घर में बैठ के, मैं भी वही हूँ। जब हम राहगीर को सुनते हैं तो उनके शब्दों में समाज झलकता है, समाज की जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द है वो झलकता है। लेकिन आज का जो युवा है वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर होता जा रहा है, समाज से थोड़ा दूर हो, जो चकाचौंध है
वो थोड़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो उस उनको अगर आप कुछ कहना चाहिए। यार ये आई थिंक आजकल की बात नहीं है, हर दौर की बात है, समझ रहे हो। और नहीं, लेकिन हाँ, फेम चाहिए होता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना ज़मीन चाह की- रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ कि यार ये क्या है ना कि एक ही आदमी के ना दो पहलू होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। अभी मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, समझ रहे हो, यूट्यूब पे हैं, सब जगह हैं, लोग सुन रहे हैं धीरे धीरे। इसका मतलब मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। इवन बड़े लेवल पे भी देखोगे तो भी बॉलीवुड वगैरह में भी इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, इन चीज़ों के बारे में फिल्में बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार हर आदमी ना, चाहे आज चार दोस्तों में कहीं बैठ के मज़े ले रहा है गानों पे, कुछ भी जो चकाचौंध वाले गाने हैं एंजॉय कर रहा है, लेकिन वही बंदा रात को सोते टाइम जगजीत जी चला लेगा, वही बंदा रात को, समझ रहे हो ना, पीयूष मिश्रा जी को सुनेगा, घर सुनेगा, हुस्ना सुनेगा। तो बंदा एक ही है, टाइमिंग अलग है दोनों की। और मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है कि अगर अच्छा आर्ट अभी कई बार ऐसे भी होता है कि वो पहुंच नहीं पाता वहाँ तक। कई बार ऐसा होता है जो परोसता जाता है, लोग ज़्यादातर लोग इतना मेहनत नहीं करते कि डिग करें, थोड़ा खोजें लोगों को ना, खोजें से। अब टीवी पे ले लो, अब अपने घर वाले ले लो यार, अब वो लोग यूट्यूब वगैरह चलाते नहीं हैं, टीवी चलाते हैं, टीवी पे उनको जो दिखाया जाएगा वो देख लेते हैं। तो आजकल वही है ना कि अभी जैसे अब मैं एकदम से, पहले मैं भी करता था ये काम, मैं कब से कर रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं था, एकदम से कुछ वायरल हुआ, कोई चीज़ हुई, लोग डिस्कवर कर रहे हैं और अब लोग सुन रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जब लोगों के सामने कुछ अच्छा आता है तो लोग सुनना पसंद करते हैं, समझ रहे हो। तो आई थिंक अभी धीरे धीरे कुछ टाइम से ऐसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं रह गया है म्यूज़िक के नाम पे, इंडिया आर्टिस्ट हो गए, फोक आर्टिस्ट हो गए, इनको आजकल बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है आपके सामने। इतना सोशल मीडिया पे ये हो गया है ना कि अब मुझे लग रहा है वापस लोग ना अच्छा अच्छा जो मीनिंगफुल या जो ओरिजिनल कुछ क्रिएट कर रहे हैं उनको बड़ा आजकल बढ़ावा मिल रहा है। इंस्टा वगैरह पे आप देखोगे या यूट्यूब पे देखोगे तो जो ज़्यादा फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे, आजकल चार लोग बैठते हैं तो ये बात नहीं करते कि उस फिल्म का गाना, उस फिल्म का गाना, आजकल लोग डिस्कस करते हैं कि अरे यार उस बंदे को सुना है, रागिन का गाना करते रहो यार, हैं। तो वही मत समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मुझे यही लगता है कि यार अच्छा म्यूज़िक बनता रहेगा ना, सुनने सब सुनना चाहते हैं अच्छा म्यूज़िक, बस यही है कि वो धीरे धीरे सामने आता रहे। तो आप लोग को अगर कोई नया आर्टिस्ट पसंद आता है, उसका कहा हुआ कुछ अच्छा लगता है तो आप शेयर करो, सुनकर अपने आप में खुश रहो, बढ़िया, अच्छी बात है। पर चार दोस्तों को और बताओ, क्योंकि हम लोग शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा म्यूज़िक नहीं बन रहा, अच्छा ये नहीं बन रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं बन रहा यार क्योंकि कोई हमारे जैसा आर्टिस्ट शुरू करता है, चार गाने ऐसे बनाता है और अच्छे रॉ ओरिजिनल से, पर ओबियसली वो चक्काचौंध वाले नहीं है तो इतना ज़्यादा हर किसी को अपील नहीं करते और लोग भी बढ़िया है करके छोड़ देते हैं। तो सपोर्ट करो, कल को उनको भाई दाल रोटी का जुगाड़ हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता फिर वो बंदा छोड़ेगा, क्योंकि जो रियल आर्टिस्ट है वो सोचता है कि अपना गुजारा हो जाए, मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, समझ रहे हो। बट जब वही नहीं हो पाएगा ठीक से तो फिर उसको अल्टीमेटली या तो वही चकाचौंध में आना पड़ेगा या छोड़ छाड़ के कोई और काम करना पड़ेगा। तो यही है। पिछले सवाल से ही रिलेटेड एक सवाल कि जो गाने हैं उनमें बैड वर्ड्स बहुत आ गए। बैड यार वर्ड का पता है क्या सीन है? नहीं, जैसे मतलब आपने लिखा कि आदमी आदमी चूतिया चूतिया है, है, ठीक उसमें है। कोई मुझे लगता है कोई खास प्रॉब्लम नहीं। एक इंसान की जो बैडनेस है उसको बताने की कोशिश, लेकिन जैसे लड़कियों पे एक मतलब पर्सनली कमेंट किया जाए तंदूरी मुर्गी, इस तरीके से हर कुछ ही। वो सही बात है। देखो वही बात है ना, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना। एक होता है कि किसी को डिमीनिंग करना या किसी को लेबल करना, जैसे आप जैसे कह रहे हो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये करना, आई थिंक वो तो गलत बात है ही। और रही बात, अभी देखो कोई जैसे मंटो है ना, जैसे वो भी कई बार ऐसी चीज़ें लिखते थे जो किसी को लगेगा कि ये तो लिटरेचर ही नहीं है, जैसे कि उन पे हुआ भी है। कई लोग लिखते हैं, अभी आप अनुराग कश्यप वगैरह की कई फिल्में देखोगे उनमें गालियाँ यूज़ करते हैं लोग, एकदम बहनचो चूतिया मजाक में, पूरा मतलब जो रियलिस्टिक है, जो नॉर्मली लोग बात करते हैं वो देते हैं वहाँ गाली के लोग। समाज को हाँ हाँ, वही समाज का ही खेल है। तो अब आदमी चूतिया का भी ऐसा ही था कि मैं कई दिनों तक मैंने उसको पढ़ा रखा कि यार मैं इसको रिलीज़ नहीं करूँगा, पता नहीं मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं लगेगा ऐसे ऐसे। बट फिर मेरे अंदर का ये फीलिंग था कि मैं जो ऐसे करता दिख रहा है, जो ऐसे कर रहा है, उसके दिमाग मेरे दिमाग में यही आता था कि यार आदमी चूतिया है। और ये वर्ड मैं बोलता हूँ जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है, समझ रहे हो। तो
मैं नहीं बोलूँ, छुपा के रखूँ, तो मुझे लगता है ये तो दोगलापन हो गया। मैं अंदर से कुछ और हूँ, मैं कुछ प्रस्तुत कुछ और कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में जो है वो है, मैंने उसको जैसे मेरे को फील हुआ मैंने वैसे ही उसको डाला। और ऐसे ही जैसे क्या जयपुर क्या दिल्ली, उसमें भी जैसे वो अगर आपने ढंग से सुना हो तो कि वो मूत निकल गया सलवार में, खून निकल गया मुँह से। मेरे को एक दो लोगों के मुँह मैसेज आए कि ये बहुत मैंने देखा है, मेरे को पता है, ये हुआ है, मेरे सामने है, हैं। तो जो है वो है, उसमें शुगर कोट करने की क्या बात है। इसमें जो मैंने देखा है वो मैं लिख रहा हूँ। तुमको हजम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो निकलो यहाँ से। तो आई थिंक ये एक आर्टिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और हर आदमी जो कोई तंदूरी मुर्गी भी लिख रहा है ना, तो मुझे लगता है वो ऑडियंस पे है। अगर ऑडियंस उसको नकार देगी, नहीं सुनेगी, तो वो बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऑडियंस उस पर ठुमके लगाएंगी, सुनेंगे, तो बनाएंगे अगले। तो आर्टिस्ट अपना अंदाज जो जैसा भी उसको आता है, जो भी वो बेस्ट कर सकता है वो करता होगा। बट अल्टीमेटली तो देखो यही है कि उसको लोग नहीं सुनेंगे तो बात वहीं रह जाएगी, सुनेंगे तो पता चलेगा कि क्या बोल रहा है। खैर अपना अपना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आदमी को बहुत ज़्यादा लुभाती हैं। जब हम राहगीर को गाते हुए सुनते हैं तो क्या होता है कि काश मैं भी गा पाता। और बहुत से लोग हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनको अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ चीज़ें यार ये समझ लो कि सिंगिंग जो है, मैं तो कभी चाहता भी नहीं था कि मैं सिंगर बनूं, ठीक है ना। मुझे सिंगिंग का मुझे ABCD पता था, आई थिंक अभी भी नहीं है ज़्यादा कुछ। तो सिंगिंग के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँगा इतना। और मैं तो यही है कि यार जैसा मुझे अच्छा लगता है, मैंने कुछ लिखा उसको भाई ऐसे करके गाऊँगा मैं, और मैं गा देता हूँ उसको मेरे से जितना अच्छे से अच्छा हो पाता है, प्रैक्टिस कर करा के। तो मुझे लेकिन अब लोग सुन रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, तो मतलब कोई तो पॉजिटिव होगा चीज़। तो मुझे लगता है कि यार अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बना दें। और दूसरी बात ये कि एक पूरा पैकेज होता है कि आप सामने बैठे वालों को क्या दे रहे हैं, कुछ फील कर पा रहे हैं कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरे गाने चल रहे हैं या लोग मुझे सुनने आते हैं, तो इसका एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट फील कर पाते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत फैंसी या बहुत ऐसे तगड़े राग वगैरह में नहीं गाता हूँ। मैं एकदम सीधी सपाट बात बोलता हूँ, जो मेरे मन में है सीधी बात बोलता हूँ। आपको पता है ना, मैं गिटार पे ज़्यादा महाभारत करता हूँ कि ये अलग अलग कुछ सिंपल सा सोबर म्यूज़िक होता है, जो बात है वो मैं कहता हूँ। तो वो जिसको दिल तक पहुँच रही है, एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, वहाँ पे बाकी सब मैटर नहीं करता इतना। हालांकि आप अपनी तरफ से तो बेटर करते जाओ यार, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा गाएंगे। आई एम श्योर कि आज से 2-3 साल पहले जब मैं गाता था वही गाना आज मैं गाता हूँ फिर से, तो मैं उसको बेटर गा पाता हूँ। तो वो तो है। तो जो मेरे दोस्त हैं जो बनना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, मैं भी देखो अभी सीख ही रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो यही है कि यार जो आपका दिल है उसको अच्छे से आप पूरे दिल से करो। और ऐसे नहीं कि बनना ही चाहते हैं, उसके लिए भाई रगड़ना भी पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा भाई कि ये गाना है, बनाओ, गाओ, सुनाओ, आगे बढ़ो, कुछ और लिखो, कुछ और सुनाओ, चलते रहो। कहने का मतलब ये है कि 2 गाने गा के हम एक्सपेक्ट करें कि यार अब तो पूरी दुनिया बदल जाए। आप गाते रहो यार, गाओ, क्योंकि आपको मज़ा आता है, समझ रहे हो। इसलिए नहीं कि लोगों को ये आना चाहिए वो आना चाहिए, आएगा वो, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, सबसे पहला तो यही है। तो आप अपने दिल से अपने मज़े के लिए उसको बेस्ट करते जाओ। आई थिंक धीरे धीरे टाइम लगता है। अगर बहुत अच्छी आर्ट है तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो टिकेगा, समझ रहे हो। जो ऐसे उड़ता है वो ऐसे ही आ जाता है 2 दिन में। मुझे लगता है कि स्लो आप धीरे धीरे रज जाओगे एकदम एक एक लोगों के, और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन ये था कि राहगीर को लाइव सिंगिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या गाने रिकॉर्ड करना? हाँ, रिकॉर्डिंग का तो मेरे को नाम भी मत लो। मैं बहुत बेकार हूँ रिकॉर्डिंग के मामले में। कई गाने मेरे ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग उनकी इतनी बकवास है, मैंने सुना ही नहीं उनको कभी वापस चला के, लेकिन वो लाइव में मैं बहुत प्यार से गाता हूँ। लोगों को बहुत प्यार से सुनने में भी मज़ा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यार एक फ़ील होता है जब लोग सामने बैठे हैं, आप दिल से गा रहे हो। रिकॉर्डिंग में आप कहीं ना कहीं लोग भी नहीं हैं, आपके दिमाग में चल रहा होता है कि आपको ऐसे गाना है, आपको बहुत अच्छा गाना है। वो लोग होते हैं तो आपको वो कनेक्शन रहता है, आप खुल के गा रहे होते हो, वो सुन रहे हैं, आप गा रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक मशीन है, आप उसमें गा रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग मुझे इतना मैं प्रीफर नहीं करता, मेरा बस चले तो मैं कभी रिकॉर्ड ही ना करूँ। बट ज़रूरी है, ज़माना ऐसा है, और हेल्प भी करता है आपको, और नए नए लोगों तक आप पहुंच पाते हो। ये तो देखो आजकल की दुनिया का
जादू है ये, है ना, कि मैं कहीं पहुंच रहा हूँ और लोग पहले से मुझे जानते हैं जबकि मैं कभी गया ही नहीं वहाँ पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है। पर मैं प्रेफर करता हूँ लोगों के बीच गाना, और आप देखोगे तो मैं ज़्यादातर लोगों के बीच ही गा रहा होता हूँ रेदर देन ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग्स। कई गाने ऐसे हैं जो मैं पहले ही टूर करके पूरे इंडिया को सुना के आ चुका हूँ, उसके बाद आके मैं कभी उनको रिलीज़ करता हूँ। तो मुझे ऑब्वियसली मुझे लाइव शोज़ में बहुत मज़ा आता है। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे का, बहुत आगे का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में तो ये है कि अभी अपने गाने आ रहे हैं 2-4। एक तो परसों ही आ रहे हैं राहगीर यही जंजाल। अगर ये इंटरव्यू 2-4 दिन बाद भी अपलोड होता है तो समझ लो कि आ चुका है, ठीक है। और एक गाना आ रहा है बंदियारे, और एक मेरा दोस्त है शुभोदीप, उनके चैनल पे आएगा पहाड़ों में अपने घर आया हूँ। एंड एक बुक आ रही है मेरी हिंदी युग्म के साथ, एंड अगर आपको पता हो हिंदी युग्म, अवघड़ डार्क हॉर्स, मानव कौल के बुक्स हैं, पब्लिशर्स हैं, तो उनके साथ आ रही है। कविताओं का कलेक्शन है, तो राइटिंग पसंद है तो किताब पढ़ना। और अभी तो यही है। आई थिंक मैं एक टूर और करूँगा पूरे इंडिया में, 10-12 सिटीज़ चूज़ करके वहाँ पे शोज़ करूँगा। और पता नहीं, कुछ फेवरेट राइटर्स और सिंगर्स के नाम बताना सर। हाँ, सिंगर्स तो बहुत हैं। इंग्लिश में पूछो तो बॉब डिलन, जॉनी कैश, वुडी गथरी, फ्रैंक सिनाट्रा, बड़े सारे लोग हैं, मोस्टली कंट्री म्यूज़िक। और हिंदी में अगर पूछोगे तो पुराने अपने तलत मोहम्मद है, महमूद है, शिट यार मेरे फेवरेट है ठीक है ना, तलत मोहम्मद, आई थिंक तलत मोहम्मद, और किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर हैं, मुकेश हैं, इन सब के गाने मुझे बहुत पसंद है। तो पुराने, मतलब ओवरऑल पुराने बॉलीवुड म्यूज़िक में काफ़ी सुनता हूँ। बाकी नयों में मेरे को सतिंदर सरताज पंजाबी, गुरदास मान साहब हैं, और फिडल क्राफ्ट बैंड है मेरा फेवरेट है, लोकल ट्रेन। तो ऐसे करके काफ़ी लोग हैं जो मुझे पसंद हैं। हालांकि मैं इसलिए भी इन चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सुनता नहीं। मैं फोक म्यूज़िक आजकल ज़्यादा सुन रहा हूँ, पंजाबी, राजस्थानी, हिमाचली, तो ये सब फोक म्यूज़िक में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इतना मुझे पता नहीं है बॉलीवुड में क्या चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है कि राहगीर की नज़र में सफलता क्या है? आपने अच्छा किया बोल दिया राहगीर की नज़र में, क्योंकि सफलता के सबके अपने अपने मायने हैं। हाँ। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि यार भाई यार तुम करते रहो, तुम सक्सेस हो जाओगे, या आज से पहले भी बोलते थे। मुझे लगता है कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि मेरी नज़र में तो यही है कि मेरा जो करने का दिल है वो मैं कर रहा हूँ, और वो करते हुए मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खाना खा रहा हूँ, 4 लोगों से मिलके बातें कर रहा हूँ। आई थिंक कितने ही लोग होंगे यार दुनिया में जो अपने दिल का करके जी पा रहे हैं, तो आई थिंक वहीं पे सक्सेस हो गया अपने आप। मैं खुश हूँ इस चीज़ में। और रही बात दुनिया की नज़र में सफलता वाली, तो उसके हिसाब से भी देखो तो आप अगर अपना खुद में सेटिस्फाई हो, और इतना भी कि चलो आप एक बेसिक अर्निंग कर रहे हो कि आप अपने घर वालों का भी ध्यान रख पा रहे हो, तो आई थिंक उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो यही है कि आप अपना तो चलो गुजारा कर ही रहे हो, अपना खुशी भी देख रहे हो। अगर आपके पीछे कोई डिपेंडेंट हैं, अगर आप उनका भी ध्यान रख पा रहे हो, फिर तो आप बहुत ही सक्सेसफुल हो। आई थिंक उसके आगे मांगना तो लालच है, ग्रीड है ना। तो मेरी नज़र में तो यही है दोस्त, और आई होप कि मैं बस ऐसे ही गाता रहूं और ये अफोर्ड कर पाऊँ ज़िंदगी भर कि मैं लोगों में बैठ पा रहा हूँ, गा पा रहा हूँ, और ज़िंदगी के मज़े आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत थे लेकिन वक्त के अपने तकाजे होते हैं, तो फरमाइशें पूरी करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। मेरे गांव आओगे? क्या जयपुर क्या दिल्ली? सुनाते हैं आपको। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे। मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद।
सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी और बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। मैंने बस 2-4 चुस्कियां ली थी कि इतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी। पहली को फेंका जमीन पर और जूती से कुचल दिया। मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। शामों का काम तो ढलना है, ढलेगी तब भी। हवाओं का काम तो चलना है, चलेगी तब भी। जुल्फों की तो ये फितरत है, उड़ेंगी तब भी। कोई और संवारेगा तो भी मेरी याद आएगी। तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे। तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे। दिल की बात आएगी ना ज़बान पे कभी। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। थैंक यू। थोड़ा मेरा क्या गया हुआ है गला, तो इतना गा नहीं पा रहा जोर से। और क्या जयपुर क्या दिल्ली है। अरे चौमू के चौराहे पर एक बुड्ढा बैठा नंगा, आते जातों को पूछता कि क्यों भाई चंगा। जो रुक जाता उसे बोलता कि सुन भाई सेठा। अरे जा आगरा मुंह में ले ले आगरे का पेठा। या जयपुर जाके रंगवा ले पिछवाड़ा गुलाबी। मुझे लगा कि कोई पागल है या फिर शराबी। मैं वेला था जा बैठ गया उसके बाजू में। पूछा बाबा जी क्यों लाए है तूने ये चिल्लम चिल्ली। वो बोला जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जहाँ जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली, क्या पटना लुधियाना चंडीगढ़ अमृतसर बम्बई शिमला मनाली कुल्लू चंबा सीकर झुंझुनू कोटा चूरू काशी कोची गोवा रांची कलकत्ता इंदौर चेन्नई गुवाहाटी आइजोल मदुरई सिरसा सूरत और तिरुचिरापल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। मुझे लगा के बाबा है कुछ ज्यादा ही बड़ बोला, पर उसने मेरी बात काट दी जैसे ही मुंह खोला। वो बोला खंडेला के बाजार एक शाम हुआ ये किस्सा कि एक ठेले से एक भूखे ने उठा लिया एक समोसा। फिर वहाँ खड़े थे सबने धोया दे मूंछों पे ताव। वो दारा सिंह हो गए और घर जा कर के अपनी अपनी बीवियों की बाहों में सो गए। भाई अगले दिन उसी चौक पर उसी जगह पर एक सिसकते मजदूर के एक ठेकेदार बैठा गए पैसे। और वहीं खड़े थे चुप्पी सादे मूंछों वाले भैंसे। अरे सीना धस गया मूछे नीची हो गई निकर ढीली। अरे सीना धस गया मूछे नीची हो गई निकर ढीली। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। आज के सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हैं और सर से एक वादा भी लेते हैं। ले लें? सर बोलोगे तो वादा थोड़ी होता है यार। सर से तो रिक्वेस्ट की जाती है। भैया से भैया बोल दो, भाई बोल दो। भाई से। हाँ। एक इंटरव्यू आपकी ऑडियंस के बीच कभी भी थोड़े लंबे टाइम के बाद। मेरी ऑडियंस के बीच, मेरी ऑडियंस के बीच में यही है, मैं शेयर करूँगा ना, सब तक पहुँचेगी बात। सामने बैठे हैं तो मज़े ज़्यादा है। चलो वो भी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे किसी दिन। हाँ पक्का। कुछ संदेश देना।
ये हमारा छोटी सी गुफ्तगू देखने वालों को बता दूं कि इन सवालों के भी परे हम बहुत कुछ हैं। ये भी भाई बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है, और वो आपको मिलेंगे हमारे गानों में। ये सब तो दुनियादारी की बातें थी, असली बातें मिलेंगी हमारे गानों में, ठीक है। तो हमारे गाने सुनो, सुभाष भाई की पोइट्री सुनो। मैंने सुना है भाई, मुझे तो मज़ा आ गया भाई। मैं पढ़ना चाहूँगा जिस दिन आपकी बुक आई, कोई रिकॉर्डिंग आई। और अगर आप कहीं डालते हो तो आप तो बता ही दोगे इनको कहाँ डालते हो, मेरे को भी बता देना, मैं सुना करूँगा। और यही है कि यार अपनी ज़िंदगी में जो करने का दिल है और जो अच्छा लगता है वो करते रहो। दुनियादारी बीच में बहुत चिल्लाएगी, माँ बहन करेंगे, लेकिन आप करते रहो यार, है ना। और सबको बहुत प्यार। थैंक यू सो मच।